जब लगे बोझ जिंदगी तो उतार दीजिए, मौत का भी हक है, उसे भी प्यार दीजिए। ये पंक्तियां मशहूर शायर निदा फाजली साहब की। कभी कभी कुछ शब्द पूरे बहस को समेट लेते हैं। आज हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु पर। वजह है गाजियाबाद के हरीश राणा। भारत के न्यायिक और चिकित्सा इतिहास ने एक नया मोड़ लिया है। हरीश राणा को पहली बार देश में किसी शख्स के तौर पर पैसिव इंथेसिया यानी इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। इस घटना ने कई गहरे सवाल छोड़े। क्या यह मानव की स्वतंत्र इच्छा की जीत है या यह हमारे स्वास्थ्य और विज्ञान और सामाजिक तंत्र की हार है? हरीश राणा को गरिमा के साथ मरने का अधिकार दिया गया है। किसी इंसान के लिए, किसी माता पिता के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि उसका जवान संतान, उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने सांस तो ले रहा हो लेकिन तिल तिल कर जी रहा हो। गाजियाबाद के हरीश राणा के माता पिता ने पिछले 13 वर्ष तक यही दर्द झेला है। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करवाना बेहद मुश्किल है। साल 2013 में हरीश राणा एक इंजीनियरिंग के छात्र थे। चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। माता पिता उसके बेहतर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। एक दर्दनाक दिन वो अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए और फिर गंभीर ब्रेन इंजरी हुई। उस हादसे के बाद उनका शरीर तो बच गया लेकिन चेतना चली गई। वो परमानेंट वेजिटेबल स्टेट में चले गए। ना बोल सकते थे, ना पहचान सकते थे, ना चल सकते थे। बस मशीनों और ट्यूबों के सहारे जीवन का एक लंबा इंतजार, या यूं कहे मौत का एक लंबा इंतजार। और उस इंतजार के साथ उनके माता पिता की अथाह सेवा। इलाज के लिए माता पिता ने दिल्ली का अपना घर तक बेच दिया। परिवार मामूली पेंशन से गुजर बसर करने लगा और कभी कभी गुजारा करने के लिए बुजुर्ग पिता छोटे मोटे काम भी कर लिया करते हैं। लेकिन इस माता पिता ने कभी अपने बेटे की सेवा नहीं छोड़ी। 13 सालों तक अनथक उन्होंने हर सांस के साथ उसकी जिंदगी को थामे रखा। और फिर एक दिन थक कर उन्हीं माता पिता ने अदालत की शरण में जाने का फैसला लिया। रुंदन भरे स्वर में कहा, अब हमारे बेटे को शांति दीजिए। अदालत ने उनके शब्द को, कराह को सुना। यह किसी माता पिता के लिए कितना जटिल होगा, कठिन होगा, इसकी कल्पना करना ही बेहद मुश्किल है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पीड़ा को समझा। न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और केबी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया जो भारत के लिए इतिहास रच गया। अगर किसी मरीज की स्थिति अपरिवर्तनीय है और चिकित्सा विज्ञान हाथ खड़ा किए हुए सामने खड़ा है, कह रहा है कि अब मुझसे न होगा, उसके ठीक होने की कोई संभावना न बची हो, तो उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार मिलना चाहिए। यही वह फैसला है जिसने भारत में पहली बार कानूनी प्रक्रिया के तहत पैसिव यूथैनेसिया लागू कराया। फैसला सुनाते समय अदालत ने संस्कृत का श्लोक उद्धृत किया, चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्रम विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थात चिंता और चिता में बस एक बिंदु भर का फर्क है। चिता मृत शरीर को जलाती है लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को। इस श्लोक के जरिए अदालत ने कहना चाहा, कभी कभी एक लंबी पीड़ा मृत्यु से अधिक जटिल होती है, कठिन होती है। इस केस में सबसे बड़ी बात यह रही, यह फैसला सिर्फ कानून का नहीं था, एक माता पिता की करुणा का फैसला था। उन्होंने अदालत से मौत नहीं मांगी, उन्होंने अपने बेटे के लिए शांति मांगी। 13 सालों तक अनथक सेवा करने के बाद अगर कोई माता पिता यह निर्णय लेता है तो वह क्रूरता नहीं है, बल्कि शायद सबसे गहरा प्रेम है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने यह बात उकेरते हुए कही। अदालत को लगा कि नियम इतने सख्त हैं कि लोग मृत्यु के अधिकार तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लिहाजा हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। गाजियाबाद के हरीश राणा ने मृत्यु के कोख में जाते जाते इस बहस को जगा दिया है। लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे इस व्यक्ति को आखिरकार कानूनी प्रक्रिया के बाद इच्छा मृत्यु दी गई। और सवाल ये है कि उस व्यक्ति को शांति पाने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? मेडिकल बोर्ड बैठा, रिपोर्ट बनी, फिर प्रशासनिक मंजूरी आई, तब जाकर वेंटिलेटर हटाया गया। इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है, कानून है लेकिन रास्ता अभी भी बहुत कठिन है। भारत में इच्छा मृत्यु की बहस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मामला था अरुणा शांगबंग का। वह एक नर्स थी। 1973 में एक भयावह घटना के बाद वह वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। लगभग 42 वर्षों तक एम्स के बिस्तर पर पड़ी रही। उनकी देखभाल अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार की तरह किया। उस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया।
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया पर विचार किया। हालांकि उस समय अनुमति नहीं दी गई, लेकिन उसी केस ने आगे चलकर 2018 में ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी। इच्छा मृत्यु की बहस सिर्फ नैतिक या कानूनी नहीं है, यह आर्थिक भी है। भारत में अगर किसी परिवार का सदस्य लंबे समय तक आईसीयू में रहे तो घर की बचत खत्म हो जाती है, जमीन बिक जाती है, कर्ज बढ़ जाता है। कई बार परिवार ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है कि यह सवाल नहीं रहता मरीज जिंदा रहेगा या नहीं, बल्कि सवाल होता है परिवार बचेगा या नहीं। जब वेंटिलेटर का एक दिन का खर्च किसी परिवार के लिए महीनों भर के राशन से ज़्यादा हो जाए, तब जीने की इच्छा और मरने की मजबूरी एक दूसरे में घुलने लगती है। डॉक्टरों को भी नैतिक दुविधा है। डॉक्टरों का धर्म है जीवन को बचाना, लेकिन जब जीवन सिर्फ मशीनों के सहारे चल रहा हो तो क्या यह सच में जीवन है? कई डॉक्टर कहते हैं आर्टिफिशियली कीपिंग ए बॉडी अलाइव इज नॉट ऑलवेज द सेम एज गिविंग लाइफ। वेंटिलेटर का बंद करना किसी डॉक्टर के लिए सिर्फ तकनीकी निर्णय नहीं होता, यह एक नैतिक बोझ भी होता है। भारतीय समाज में मृत्यु को लेकर धार्मिक और नैतिक भावनाएं बहुत गहरी हैं। कई लोग इच्छा मृत्यु को अभी भी आत्महत्या, पाप या हत्या मानते हैं। लेकिन सवाल है, अगर कोई व्यक्ति सालों तो कोमा में रहे, उसे होश नहीं हो, उसके साथ कैसे क्या हो रहा है कि वो सांस लेने भर से चेतना नहीं हो, बात बनती नहीं, तो क्या सवाल ये है वो सच में जी रहा है या वो हर दिन धीरे धीरे मर रहा है? इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे बड़ी चिंता उसके मिसयूज की है। भारत जैसे विविधता भरे देश में जहाँ संपत्ति विवाद आम है, पारिवारिक झगड़े आम हैं, तो यह डर बना रहता है बुजुर्गों पर दबाव न डाला जाए कि वह इच्छा मृत्यु का अधिकार मांगने लगें। बीमार लोगों को यह महसूस न कराया जाए कि वह परिवार पर बोझ है। कल्पना कीजिए अगर किसी बुजुर्ग को यह महसूस कराया जाए कि वह उनकी वजह से घर बर्बाद हो रहा है, तो क्या उनकी इच्छा वास्तव में उनकी होगी या मानसिक दबाव का परिणाम होगा? हाँ, मेडिकल सिस्टम पर भी सवाल है। एक और बड़ा डर है, अगर प्रक्रिया आसान हो गई तो क्या अस्पताल महंगे इलाज से बचने लगेंगे या बेड खाली कराने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे? मेडिकल नेग्लिजेंस और यूथेनेसिया के बीच बहुत पतली रेखा है। विशेषज्ञ मानते हैं इसका समाधान 3 चीज़ों में हो सकता है। डिजिटल लिविंग विल से, अगर लिविंग विल को सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाए तो छेड़छाड़ की संभावना कम होगी। दूसरा उपाय है स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड बने, अस्पताल में से अलग स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम बने और वो निर्णय ले। मरीज की इच्छा को सर्वोपरि माना जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, निर्णय का केंद्र मरीज की इच्छा पर होना चाहिए। इच्छा मृत्यु का सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, यह सवाल मानव की गरिमा का है, चिकित्सा की नैतिकता का है और समाज की संवेदना का है। अगर हम किसी व्यक्ति को बेहतर इलाज नहीं दे पा रहे हैं, दर्द मुक्त जीवन नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी मौत गरिमामय हो, उसकी विदाई गरिमापूर्ण हो। कानून की असली जीत तब होगी जब किसी तड़पते हुए इंसान को शांति पाने के लिए अदालतों के चक्कर न काटने पड़े। निदा फाजली साहब ने सच ही कहा है, जब लगे बोझ जिंदगी तो उतार दीजिए, मौत का भी हक है, उसे भी प्यार दीजिए।